आज से करीब 1200 साल पहले की बात है। साल था 1347। इटली के सिसिली शहर के मेसिना बंदरगाह पे 12 जेनाइन जहाजों का इंतजार हो रहा था। ये जहाज ब्लैक सी से लौट रहे थे। लोगों को उम्मीद थी कि ये जहाज बेशकीमती रेशम और मसाले लेकर आ रहे होंगे, लेकिन जब इन जहाजों ने बंदरगाह पर लंगर डाला तो वहां सन्नाटा फैल गया। जब अधिकारियों ने जहाजों के डेक पर कदम रखा तो उनके होश उड़ गए। यहाँ कोई खजाना नहीं था, सिर्फ मौत का नंगा नाच था। नाविकों की लाशें बिखरी पड़ी थी। कुछ मुट्ठी भर लोग बच गए थे, लेकिन उनकी हालत ऐसी थी कि किसी की भी रूह कांप जाए। उनकी बॉडी पर काले रंग के भयानक फोड़े थे, इनसे खून और मवाद बह रहा था। ये कोई साधारण बीमारी नहीं थी। इतिहास इस भयानक बीमारी को आगे जाकर ब्लैक डेथ के नाम से जानने वाला था। मेसिना के अधिकारी डर गए थे। उन्होंने तुरंत इन मौत के जहाज़ों को वापस समंदर में खदेड़ने का आदेश दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्लैक डेथ का इन्फेक्शन यूरोप की हवाओं में घुल चुका था। अगले 5 सालों में इस महामारी ने यूरोप की 1/3 आबादी यानी करीब 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को अपना शिकार बना लिया। ब्लैक डेथ ने सिर्फ यूरोप को नहीं, बल्कि काहिरा, दमिश्क और मक्का जैसे इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े सेंटर्स को भी बुरी तरह तबाह किया था। लेकिन वहां का नजरिया यूरोप से बहुत अलग था। यह बीमारी मध्यकालीन सत्ता की नींव हिला देने वाला सबसे बड़ा खौफ था। सवाल उठता है कि आखिर कैसे एक ऐसा पैरासाइट जो आंखों से भी नहीं दिखता, उसने दुनिया के पावर स्ट्रक्चर को कैसे तहस नहस कर दिया। आखिर कहां से ये बीमारी आई और आखिर में कैसे इसका इलाज मिला। ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। ब्लैक डेथ की ये मौत यूरोप तक पहुंची कैसे, ये सवाल अपने आप में इंटरेस्टिंग है और इसका जवाब इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। 1346 का साल था और गोल्डन होर्डे के इलाके के मंगोलों ने ब्लैक सी के पास एक जेनोइज ट्रेडिंग पोर्ट काफा को घेरा हुआ था। यह जगह आज क्रीमिया में पड़ती है, जिसे फियोडोसिया कहा जाता है। मंगोल्स की सेना में प्लेग फैल चुका था। नोटरी गैब्रिएल डी मूसी ने अपने लेखों में दावा किया है कि मंगोल्स ने अपनी हार देखते हुए एक भयानक चाल चली। उन्होंने प्लेग से मरी हुई लाशों को अपने कैटेपुल्ट्स में रखकर शहर की दीवारों के अंदर फेंकना शुरू कर दिया। अगर आपने बाहुबली 1 का वो गोले फेंकने वाला सीन देखा हो तो वही गाड़ियां कैटेपुल्ट कहलाती हैं। एक तरह से बीमारी को हथियार बनाकर मंगोलों ने जीत हासिल करने की कोशिश की। उनके इस काम से शहर के अंदर डर फैल गया। इस अफरा तफरी में वहां से जो जेनोइज ट्रेडर्स अपनी जान बचाकर भागे, वो अपने साथ मौत के बीज लेकर चले गए। लेकिन शायद उन ट्रेडर्स को भी नहीं पता था कि वो अपने साथ सिर्फ सिल्क और मसाले लेकर नहीं जा रहे, बल्कि आधी दुनिया का अंत लेकर जा रहे हैं। जब अक्टूबर 1347 में सिसिली के मेसिना पोर्ट पर 12 डेथ शिप पहुंची तो मंजर देखने लायक नहीं था। लोग कहते हैं कि जहाज पर सवार ज्यादातर लोग मर चुके थे और जो जिंदा थे वो इतने कमजोर थे कि चल भी नहीं पा रहे थे। उनके शरीर पर काले रंग के बड़े बड़े गोलाकार सूजन थी, जिन्हें ब्यूबोज कहा जाता है। ये ब्यूबोज अक्सर सेब या अंडे के साइज के होते थे, जो आर्मपिट्स या जांघों के बीच में निकलते थे। इटालियन पोएट जियोवानी बोकाशियो ने अपनी मशहूर किताब द डेकामेरोन में लिखा है, ये सूजन देखने के बाद मौत निश्चित होती थी। अब दोस्तों, ये क्योंकि ब्यूबोइक कहा जाता था, इसी वजह से इस प्लेग का नाम ब्यूबोनिक प्लेग भी पड़ा था। अब सोच के देखो कैसा लगता होगा जब किसी पड़ोसी को ठीक देखने के बाद आप शाम को देखो कि उसका पूरा शरीर काला पड़ गया और आप ये जानते हो कि अब वो बच नहीं सकता। हालांकि इस बीमारी का नाम ब्लैक डेथ सिर्फ इसलिए नहीं पड़ा कि लोग काले हो जाते थे। इसके पीछे एक ट्रांसलेशन एरर और गैंग्रीन से होने वाले काले निशान भी थे। लेकिन असली सवाल यह है कि लोग इस बीमारी में इतनी जल्दी मर क्यों जाते थे। ऐसा क्या होता था कि उनका बचना नामुमकिन हो जाता था। देखो, साइंस कहती है कि प्लेग 3 तरह का होता है। पहला ब्यूबोनिक प्लेग, जो फ्ली बाइट से होता है, इसका फैटेलिटी रेट 60% होता है। दूसरा सेप्टिसेमिक प्लेग होता है, जो सीधे खून में फैलता है। और तीसरा सबसे खतरनाक होता है न्यूमोनिक प्लेग, जो हवा के जरिए फैलता है। इस प्लेग का मोर्टेलिटी रेट अक्सर 100% तक होता है, यानी जो इसकी चपेट में आया उसका बचना इम्पॉसिबल था। 14वीं सदी का यूरोप गंदा था, शहर घने थे और चूहों की भरमार थी। हालांकि 2018 की एक PNAS स्टडी ये भी सजेस्ट करती है कि शायद चूहों से ज्यादा इंसानी जू और पिस्सुओं ने इस बीमारी को जंगल में आग की तरह फैलाया। लेकिन इस बीमारी को लेकर चूहों को सबसे ज्यादा जिम्मेदार मोटे तौर पे माना जाता है। 1347 से 1351 के बीच एस्टिमेट लगाते हैं कि 2.5 से 5 करोड़ लोग मारे गए। यूरोप की कुल आबादी का 30 से 60% था। हालांकि ये जो तबाही है ये हर जगह एक जैसी नहीं थी। अगर आप इटली, सदर्न फ्रांस और स्पेन जैसे मेडिटेरेनियन इलाकों को देखो तो वहां पर डेथ रेट सबसे ज्यादा था। यहाँ कुछ इलाकों में 75 से 80% आबादी खत्म हो गई। फ्लोरेंस जैसे जो बेहद ही डेंस इलाके वाली ट्रेडिंग सेंटर्स थी, उनकी हालत सबसे ज्यादा खराब थी। 1388 में फ्लोरेंस की आबादी लगभग 1,20,000 थी। 1,20,000। प्लेग जब यहाँ पर आया तो इसके बाद ये आबादी घट के सिर्फ 50,000 रह गई। इसी तरह से पेरिस, लंदन और वेनिस जैसे शहरों ने भी अपनी लगभग आधे से ज्यादा आबादी को खो दिया।
वहीं पोलैंड और बास्क जो एरिया थे ये काफी हद तक इस महामारी से बचे रह गए। रीजन ये था कि ये इलाके जो मेन ट्रेड रूट होते थे वहां से कटे हुए थे, लेकिन जहां जहां ये प्लेग फैला वहां वहां मौत का तांडव हुआ और बहुत कुछ बदल गया। जब हर जगह पर तबाही हो रही थी ना, तब समाज टूटने लगा। बोकाशो लिखते हैं कि भाई ने भाई को छोड़ दिया, बाप ने बेटे को छोड़ दिया, लोग शहर छोड़कर भागने लगे, लेकिन वो जहां भी गए वहां पर अपने साथ मौत लेकर चले गए। चर्च, जिसके पास उस टाइम पर हर एक सवाल का जवाब होता था, वो भी इस बीमारी के सामने लाचार था। जब लोगों ने देखा कि भगवान के करीब रहने वाले पादरी भी मर रहे हैं, तब उनका फेथ डगमगाने लगा। लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए कि अगर ये भगवान का कहर है तो भगवान के बंदे क्यों मर रहे हैं। लोगों की सोच में आने वाले इसी साइकोलॉजिकल बदलाव ने आगे चलकर रेनेसा यानी पुनर्जागरण को जन्म दिया। लेकिन इस टाइम पीरियड पर आने से पहले इस महामारी का भी एक बलि का बकरा ढूंढ लिया गया और इंसानियत को शर्मसार किया गया। 14वीं सदी में ब्लैक डेथ के बलि के बकरे बने यहूदी। दरअसल उस दौर में ईसाइयों को कर्जा देने की मनाही थी, तो कर्जा देने का काम कौन करते थे? यहूदी करते थे। यूरोप के कई रसूखदार लोगों को, शहर के एलीट क्लास के लोगों को, जमींदारों को और यहां तक कि आम नागरिकों को भी यहूदी टैक्स देते थे। इस वजह से यहूदियों का भारी कर्जा इन लोगों पर था। जब प्लेग फैला तो कर्जदारों को एक मौका दिखा। इन्होंने यहूदियों को बलि का बकरा बना दिया। जिनेवा झील के पास सिवॉय इलाका पड़ता है। यहां पर यह अफवाह फैलाई गई कि ज्यूज ने यानी यहूदियों ने कुओं में जहर मिला दिया ताकि क्रिश्चियंस को खत्म किया जा सके। इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ने इतनी भयानक शक्ल ली कि पूरे यूरोप में हजारों ज्यूज को जिंदा जला दिया गया। स्ट्रैसबर्ग के मैसेकर में 2000 से ज्यादा ज्यूज को एक साथ जलाने की कोशिश की गई। इसमें से कुछ लोग बच निकले। हालांकि यहां पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि खुद ईसाई धर्म के जो सबसे टॉप लीडर होते हैं, जिनको पोप कहते हैं, तो पोप क्लेमेंट VI ने इस साजिश का बहुत कड़ा विरोध किया था। साल 1348 में पोप ने बाकायदा आदेश जारी करके लोगों को समझाया कि यहूदियों पर लगा यह आरोप पूरी तरह से बकवास है और इलॉजिकल है। उन्होंने साफ कहा कि यहूदी भी तो खुद इसी प्लेग से उतनी ही तेजी से मर रहे हैं जितने कि ईसाई, और प्लेग उन जगहों पर भी कहर बरपा रहा है जहां कोई यहूदी रहता है। यानी कि ये जो बीमारी है ये लगभग हर जगह फैल रही है। लेकिन दोस्तों बात क्या है ना कि आम जनता और लोकल लीडर्स ने पोप के इस आदेश को ढंग से सुना ही नहीं। उन्होंने इसको पूरी तरह से अनसुना कर दिया और अपना कर्जा छिपाने के लिए, अपने कर्जे को ना चुकाने के लिए इन्होंने यहूदियों को बलि का बकरा बनाया। अब दोस्तों अगर हम इस महामारी को सिर्फ यूरोप के चश्मे से देखेंगे तो हिस्ट्री की जो इमेज है वो आधी दिखेगी। ब्लैक डेथ ने सिर्फ यूरोप को नहीं बल्कि काहिरा, दमिश्क और मक्का जैसे इस्लामी दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े सेंटर्स हुआ करते थे, इनको भी बुरी तरह से तबाह किया था। लेकिन वहां का जो नजरिया है इस बीमारी को देखने का, वो यूरोप से बिल्कुल अलग था। मिडिल ईस्ट में इस महामारी को ईश्वर का प्रकोप या किसी पाप की सजा नहीं माना गया। इस्लामी जो इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने इसे शहादत या अल्लाह की रहमत का दर्जा दिया। यही वजह है कि जब यूरोप में डर और अज्ञानता की वजह से यहूदियों को जिंदा जलाया जा रहा था, तब इस्लामी दुनिया में किसी भी अल्पसंख्यक को इस बीमारी के लिए बलि का बकरा नहीं बनाया गया। अब बात करते हैं उन डॉक्टर्स की जो इस महामारी के बीच भी लोगों का इलाज कर रहे थे। 14वीं सदी में जब ब्लैक डेथ अपने पीक पर थी, तब डॉक्टर्स पूरी तरह से बेबस थे। ठीक वैसे ही जैसे कोविड के शुरुआती दौर में हुआ था कि हमारे यहाँ पर सिस्टम ही पूरा फेल हो गया, एक तरह से कोलैप्स कर गया इतने सारे पेशेंट्स को देखने के बाद। उस टाइम पर उन लोगों के पास ना तो कोई सुरक्षा उपकरण होते थे, ना इस बीमारी का कोई ठोस इलाज था। वो बस जड़ी बूटियां देते, प्रेयर्स करते, तुक्कों के सहारे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। आज जब भी हम ब्लैक डेथ के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में लंबी चोंच वाले मास्क और काले वैक्स कोटेड कपड़े पहने हुए प्लेग डॉक्टर्स की इमेज आती है। देखने में आज के टाइम पर आपको ये हेलोवीन कॉस्ट्यूम जैसे लगेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि 1347 की उस भयंकर महामारी में ये चोंच वाले डॉक्टर मौजूद ही नहीं थे। ये डरावना सूट लगभग 300 साल बाद 17वीं सदी में चार्ल्स डी लोरमे ने डिजाइन किया। इसे आप इतिहास की एक प्रिमिटिव पीपीई किट कह सकते हैं। इनकी चोंच में थेरिया जैसी जो महकने वाली वनस्पतियां होती थी वो भरी जाती थी, क्योंकि होता यह था कि उस टाइम के साइंस का मानना था कि ये जो बीमारी है ये मियास्मा यानी गंदी हवा से फैलती है। अब दोस्तों चाहे 14वीं सदी रही हो चाहे 17वीं, इन डॉक्टर्स का इलाज लगभग एक जैसा होता था और जानलेवा होता था। यानी कि अगर देखा जाए तो 14वीं से 17वीं सदी तक डॉक्टर्स को पता ही नहीं था कि इस बीमारी का इलाज कैसे होना है, कैसे मरीजों का ट्रीटमेंट होगा। तो इसी वजह से वो शरीर के फोड़ों को काट देते थे या गंदा खून निकालने के लिए शरीर पर जोंक डाल देते थे। ये तरीके अक्सर ऐसे होते थे कि मरीज ठीक तो कम होता था, जल्दी मौत के मुंह में चला जाता था। जाहिर है किसी के पास इस बीमारी का ठोस इलाज नहीं था। ये डॉक्टर्स अक्सर सेकंड रेट फिजिशियन होते थे, लेकिन शहर की गलियों में जब ये दिखते थे तो इनकी मौजूदगी ही इस बात का सबूत होती थी कि उस पर्टिकुलर गली में मौत का तांडव चल रहा है। आगे चलकर सदियां बीतती रही, लेकिन इस महामारी का प्रकोप कम नहीं हुआ और ये सिर्फ यूरोप तक लिमिटेड नहीं रहा। भारत से भी इस बीमारी का एक खूनी रिश्ता जुड़ा। हालांकि भारत में तबाही सदियों बाद 19वीं सदी के आखिर में पहुंची थी। 1896 में जब थर्ड प्लेग पैंडेमिक बॉम्बे पहुंची तो उसने कॉलोनियल इंडिया की पॉलिटिक्स को ही बदल दिया।
जब बॉम्बे में प्लेग फैला तो ब्रिटिशर्स ने एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट ऑफ 1897 लगाया। यह इतना ऑप्रेसिव कानून था कि आज भी इसके निशान या सबूत मिलते हैं। प्लेग कमिश्नर वॉल्टर चार्ल्स रैंड ने घरों की तलाशी लेने के नाम पर लोगों की प्रिवेसी और उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को चोट पहुंचाई। इसी के नतीजे में चापेकर भाइयों ने 22 जून 1897 को पुणे में रैंड की हत्या कर दी। अब यह सिर्फ एक बीमारी की कहानी नहीं रह गई थी, इस बीमारी ने कहीं ना कहीं आजादी की लड़ाई का एक ट्रिगर पॉइंट भी दिखाया। खैर, इस प्लेग की पहली भयानक लहर तब थमी जब क्वारंटाइन की शुरुआत हुई और बैक्टीरिया के नए शिकार कम हो गए। वेनिस और रागुसा जैसे ट्रेडिंग पोर्ट्स ने सख्त नियम लागू किए कि बाहर से आने वाले जहाजों और नाविकों को शहर में दाखिल होने से पहले 40 दिनों तक समुद्र में ही अलग थलग रहना होगा। इटालियन भाषा में इसे क्वारंटा जियोर्नी कहा गया। आगे चलकर यही शब्द क्वारंटाइन बना। इसका इस्तेमाल आपने कोरोना के टाइम पर सुन ही लिया होगा। इसके साथ ही जब घनी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मारा जा चुका था तो ये जो बैक्टीरिया का संक्रमण है इसको आगे बढ़ने के लिए नई बॉडीज मिलना बंद हो गई। जो लोग बच गए उनमें काफी हद तक एक नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो गई। लोगों का जो इन्फेक्टेड शहरों को छोड़कर एकांत इलाकों में भागना होता था और मरीजों से दूरी बनाने जैसे जो कदम होते थे, इन्होंने ट्रांसमिशन की चेन को कहीं ना कहीं तोड़ दिया। इससे इन्फेक्शन की रफ्तार धीमी पड़ गई। हालांकि ये बीमारी सदियों तक छोटे छोटे प्रकोपों के रूप में वापस लौटती रही, जैसे कि मैंने भारत के बारे में बताया जो 1896 में हुआ। दोस्तों, हिस्टोरियंस के बीच में ये डिबेट चलती है कि ये कयामत शुरू कहां से हुई। पुरानी टेक्स्ट बुक कहेंगे चाइना या फिर इंडिया, लेकिन मॉडर्न साइंस इस पर एक अलग क्लेम पेश करती है। जून 2022 में नेचर जर्नल में एक स्टडी पब्लिश हुई। हिस्टोरियन फिलिप स्लाविन और उनकी टीम ने किर्गिस्तान के लेक इसिक-कुल के पास 2 पुराने कब्रिस्तानों कारादिजिगाज और बुराना इनके यहाँ पर एक्सकेवेशन की। यहाँ पर इनको 1338 और 1339 के 2 टोम स्टोन मिले। इन कब्रों के टोम स्टोन पर लिखा था पेस्टिलेंस, इसका मतलब होता है महामारी। जब उन्होंने वहां दबी लाशों के दांतों से डीएनए एक्सट्रैक्ट किया तो उन्हें यर्सीनिया पेस्टिस का वो पुराना स्ट्रेन मिला जो यूरोप की तबाही का बाप था। इस तरह सेंट्रल एशिया की उन ठंडी पहाड़ियों में एक जेनेटिक एक्सप्लोजन हुआ था और वहां से वो यूरोप तक पहुंच गया था। इस तरह दोस्तों, इतिहास हमें बताता है कि ब्लैक डेथ ने करीब करीब 75 से 200 मिलियन लोगों को मारा। ओले बेनेडिक्टोव जैसे इतिहासकारों का मानना है कि यूरोप की 65% पॉपुलेशन खत्म हो गई थी, लेकिन इस तबाही ने एक नया सिस्टम भी शुरू किया। ब्लैक डेथ से इतने लोग मारे गए कि भयानक लेबर शॉर्टेज हुई। ये शॉर्टेज इतनी ज्यादा थी कि किसानों की वैल्यू बढ़ गई। अब वो सिर्फ सर्फ नहीं थे जो जमीनों से बंधे रहे, उन्होंने ज्यादा मजदूरी मांगनी शुरू की। इस बीमारी ने फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद की कमर तोड़ दी और कैपिटलिज्म के बीज बोए। अब सवाल आता है कि इंसानों में उस बीमारी के बाद क्या बदलाव आया? क्या ब्लैक डेथ ने लोगों को स्मार्टर बनाया? जेनेटिक स्टडीज बताती हैं कि जो लोग इस प्लेग में बच गए उनके इम्यून सिस्टम में ERAP2 जैसे जीन वेरिएंट आए जो प्लेग से लड़ने में मदद करता है। आज के कॉकेशियंस में रेजिस्टेंस के निशान मिलते हैं, लेकिन इसकी एक कीमत थी। यही वेरिएंट आज लोगों को क्रॉन डिसीज जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के लिए ज्यादा वल्नरेबल बनाता है। लेकिन क्या प्लेग खत्म हो गया? जवाब है नहीं। CDC के मुताबिक आज भी हर साल यूएस में 1 से 17 या 20 के आसपास केस मिलते हैं हमें इस पर्टिकुलर बीमारी के। 2017 में मेडागास्कर में ऐसा ही एक बड़ा आउटब्रेक हुआ था। फर्क सिर्फ इतना है कि आज हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं, लेकिन एंटीबायोटिक्स में भी रेजिस्टेंस का खतरा और बायो वेपन्स की डराने वाली पॉसिबिलिटीज हमें याद दिलाती हैं कि हिस्ट्री खुद को दोहरा सकती है। ब्लैक डेथ का ये पूरा एपिसोड हमें सिखाता है कि पेंडेमिक सिर्फ हेल्थ क्राइसिस नहीं होती, वो सोसाइटल एवोल्यूशन के टूल भी होती हैं। जब अगली बार आप इतिहास पढ़ें तो सोचिएगा कि क्या वो सिर्फ तारीखें हैं या आने वाले कल की चेतावनी। ब्लैक डेथ सिर्फ पीते हुए कल का एक चैप्टर नहीं है, बल्कि इंसानी वजूद की उस जंग का हिस्सा है जो कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। सवाल ये नहीं है कि अगली महामारी कब आएगी, सवाल ये है कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं या फिर हम फिर से इतिहास के उसी चक्रव्यूह में फंस जाएंगे जहां हम सिर्फ दुआओं और डर के सहारे छोड़ दिए गए थे। इतिहास गवाह है कि हमने हर बार वापसी की है, पर हर बार इस वापसी की बहुत बड़ी कीमत भी चुकाई है। तो दोस्तों, ये थी कहानी ब्लैक डेथ की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।